नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। हमसे क्या भूल हुई में आज हम आपको बताएंगे। पिछले 14 दिनों से जेल में बंद आर्यन खान से आज मिलने पहुंचे शाहरुख खान ने 15 मिनट तक आर्यन से बातचीत की। इस दौरान दोनों बाप बेटे भावुक नजर आए। आर्यन पर एनसीबी ने ड्रग्स का सेवन करने और इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग से जुड़े होने का इल्जाम लगाया है। मजिस्ट्रेट और सेशन कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद उनके वकीलों ने मुंबई हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बॉलीवुड में आपको बता दें, खबरों से नाता तो काफी पुराना है, लेकिन आपको यह भी बता दें कि एक्टर सुशांत सिंह के आत्महत्या मामले के बाद से बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन के कई खुलासे सामने आए हैं, जिसमें पैडलर से लेकर इंटरनेशनल माफियाओं के गठजोड़ की डर्टी पिक्चर सामने आई है। क्रूज ड्रग्स केस के मुद्दे पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। कहीं राजनीति हो रही है तो कहीं आपको बता दें लोग अपनी दलीलें देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सबसे आपको बता दें अहम विषय यह है कि क्या आज के इस दौर में चमक दमक और हाई प्रोफाइल होती लाइफस्टाइल ने युवाओं को नशे की गर्त में धकेल दिया है? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? क्या अभिभावक जिम्मेदार हैं? क्या मॉडर्न कल्चर इसके लिए जिम्मेदार है? आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। तो नशे की गिरफ्त में युवा नौजवानों को क्या हुआ और क्रूज ड्रग्स केस में लगातार जिस तरह से आर्यन खान का नाम सामने आया, उससे युवाओं में नशे की जो लत है वो देखी जा रही है। एनडीपीएस एक्ट के तहत आर्यन पर दर्ज है मुकदमा। जी हां, आपको बता दें किन धाराओं में मुकदमा दर्ज है वो भी हम आपको बता रहे हैं। एनडीपीएस का अर्थ नारकोटिक्स और ड्रग्स एंड साइक्रोट्रोपिक सब्सटेंस है और किन धाराओं में मुकदमा दर्ज है वो भी हम आपको बता रहे हैं और किस तरह से ये पूरा मामला है। आर्यन पर एनडीपीसी लॉ अधिनियम की 4 धाराएं लगी हुई हैं और इसके तहत ही उन पर मुकदमा पंजीकृत है। तो आपको बता रहे हैं आर्यन पर एनडीपीसी लॉ अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज है। आर्यन पर इस एक्ट की धारा 8C लगी हुई है। जी हां, आर्यन पर इस जो एक्ट है उसकी धारा 8C लगी हुई है, यानी उन पर जो मुकदमा दर्ज है वो हम आपको बता रहे हैं। धारा 8C नशीले पदार्थ रखने, बेचने, उपयोग करने को लेकर प्राविधान है और इसी धाराओं के तहत उन पर मुकदमा पंजीकृत है, दर्ज है। तो धारा 20B भाग के आपको बता दें उपयोग से संबंधित है। तो धारा 20B भांग के उपयोग से संबंधित भी है और भांग को लेकर धारा 20B बनी हुई है, उस पर भी सम्मिलित है। धारा 27 किसी भी मादक दवा के सेवन से संबंधित है। तो किन धाराओं में यह केस दर्ज है वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। जिस तरह से धारा 35 जो आपराधिक मानसिक स्थिति का अनुमान है, तो धारा 35 भी आपराधिक मानसिक स्थिति का अनुमान है। किन धाराओं में केस दर्ज है वो हम आपको इंटर न्यूज पर बता रहे हैं। नशीले पदार्थ की रोकथाम के लिए 1985 में बनाया गया था एनडीपीएस एक्ट और इस एक्ट के तहत ही कार्रवाई की गई है। तो आपको लगातार बता रहे हैं जिस तरह से एनडीपीएस एक्ट के तहत सजा को लेकर अलग अलग प्राविधान है और एनडीपीएस के एक्ट के तहत ही इन पर यह मामला दर्ज किया गया है। तो किन धाराओं में यह मामला दर्ज किया गया है वो हमने आपको बताया। मुंबई क्रूज ड्रग्स में बंद हैं आर्यन खान। लगातार हम आपको बता रहे हैं आर्यन खान से मिलने ऑर्थर रोड जेल पहुंचे थे शाहरुख खान और काफी भावुक वो नजर आए। दोनों बाप बेटे की बातचीत इस दौरान हुई। तो क्रूज ड्रग्स केस में लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। हमसे क्या भूल हुई में हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं हमारे गेस्ट और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दिनेश उपाध्याय वकील हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत है सर आपका। रिनीशा गर्ग स्टूडेंट, आशीष शर्मा अभिभावक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो तीनों लोगों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। सबसे पहला, चूंकि जिस तरह से आर्यन की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, लगातार जमानत खारिज होती हुई नजर आई है, दिनेश उपाध्याय जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही है। आर्यन को लेकर जिस तरह का मामला सामने आया उसमें किन धाराओं में यह मुकदमा दर्ज किया गया, किस तरह की कार्रवाई अब तक इसमें सामने आई, हमारे दर्शकों को बताइए। तो तकनीकी दिक्कत फिलहाल आ रही है, लेकिन आपको बता दें एनडीपीएस का अर्थ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है और आपको यह भी बता दें कि किन धाराओं में केस दर्ज हुआ है। जिस तरह से आर्यन पर
एनडीपीएस लॉ अधिनियम की 4 धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। और आपको बता दें, जिस तरीके से आर्यन खान से लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ी हैं, लगातार इनको परेशानियों का सामना करना पड़ा, इस केस के बाद आर्यन पर इस एक्ट की धारा 8C लगी हुई है, यानी 8C उन पर लगी हुई है। और दोनों के बीच शीशों की जिस तरीके से लगातार अब शाहरुख उनसे मिलने पहुंचे थे। और धारा कौन कौन सी दर्ज है? धारा 8C यानी नशीले पदार्थ रखने, बेचने, उपयोग करने को लेकर प्राविधान है और इस प्राविधान के तहत ही उन पर मुकदमा चल रहा है। जी हां, और वो फिलहाल जेल में बंद है। धारा 20B भांग के उपयोग से संबंधित है। तो धारा 20B के बारे में मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि धारा 20B भांग के उपयोग में जो आते हैं उससे संबंधित ये धारा है। धारा 27 किसी भी मादक दवा के सेवन से संबंधित है। और आपको बता दें, धारा 27B जो मादक दवाओं के सेवन से संबंधित मानी जाती है। धारा 35 जो आपराधिक मानसिक स्थिति का अनुमान है। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दिनेश जी के पास जाएंगे और उनसे एक बार फिर कोशिश करेंगे जानने की। दिनेश जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? सबसे पहले ये जान लेते हैं। दिनेश जी से फिलहाल हमारा संपर्क तकनीकी कारण के नहीं हो पा रहा है, लेकिन आशीष शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष एक अभिभावक हैं, उनसे जान लेते हैं किस तरह से देखते हैं आप इस पूरे मामले को। जिस तरह से जो युवा पीढ़ी है वो लगातार नशेड़ी होती जा रही है, नशे में लिप्त होती जा रही है, उसको कैसे देखते हैं आशीष जी आप? आशीष जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? मुझे लगता है आशीष जी से भी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि इन धाराओं के तहत यह मामला दर्ज किया गया है। एनडीपीएस एक्ट के तहत आर्यन पर मुकदमा दर्ज किया गया है और उसी कारण वो जेल में बंद हैं और लगातार वो ऑर्थर जेल में बंद हैं। एनडीपीएस का अर्थ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है। जी हां, किन धाराओं में यह मामला दर्ज है और किस तरह से दर्ज किया गया है और किस तरह से शाहरुख खान के जो चहीते बेटे हैं आर्यन खान के बीच जिस तरीके से लगातार ये घटनाएं देखी गई, क्रूज ड्रग्स केस मामले में लगातार मुश्किलें उनकी बढ़ी और अब वो लगातार परेशान हैं, हैरान हैं, आखिर किस तरह से अपने बेटे को जमानत दिलाई जाए। लेकिन अभी भी लगातार जो याचिकाएं थी, जो उनकी कोर्ट में सुनवाई होनी थी, उस पर लगातार उनको खारिज होते हुए पूरे मामले को लगातार मिला। जमानत की बेल उनकी की गई थी, लेकिन इस बेल में उन्हें जो बेल डाली गई थी वो लगातार खारिज कर दी गई है। तो उससे कहीं ना कहीं धारा 8C नशीले पदार्थ रखने और बेचने उपयोग को लेकर प्राविधान है और किन धाराओं के तहत आर्यन पे ये मामला दर्ज है लगातार हम आपको बता रहे हैं। धारा 20B भांग के उपयोग से संबंधित है, यानी भांग का जो उपयोग लोग करते हैं उससे संबंधित धारा 20B है और 20B के तहत ही ऐसी कार्रवाई की जाती है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होती है जो भांग का इस्तेमाल करते हैं। धारा 27 किसी भी मादक दवा के सेवन से संबंधित है, यानी धारा 27 जो है, आप किसी भी मादक ऐसे दवा का सेवन करते हैं जिससे आप नशे में लिप्त हो जाते हैं, उसको तहत ये 27 है। धारा 35 जो आपराधिक मानसिक स्थिति का अनुमान है, धारा 35 जो आपराधिक स्थिति और मानसिक स्थिति को जो प्रताड़ित करती है वो धारा 27 है और 35 है। नशीले पदार्थ की रोकथाम के लिए 1985 में बनाया गया एनडीपीएस एक्ट, तो एनडीपीएस एक्ट के तहत ही सजा को लेकर अलग अलग प्राविधान है, अलग अलग तरीके से सजाओं के प्राविधान इसमें दिए गए हैं। आपको बता रहे हैं कि इन धाराओं में दर्ज है ये केस। तो लगातार हम आपको बता रहे थे कि आर्यन से क्या भूल हुई जो इतनी बड़ी सजा उनको भुगतनी पड़ रही। तो ज्यादा जानकारी जुटाने के लिए हमारे साथ लगातार दिनेश उपाध्याय वकील, हमारे अधिवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। दिनेश उपाध्याय जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी हाँ, आ रही है आपकी आवाज। तो दिनेश जी, जिस तरह से आर्यन की जो मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आई और इसमें किन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और अब तक की क्या कार्रवाई हुई और आगे किस तरह से ये कार्रवाई नजर आएगी, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। ये यहाँ पर जो कार्रवाई की जो बात की जा रही है, धाराएं जो इन पे लगाई गई, धारा 8C, धारा 20, धारा 27, धारा 28, धारा 29 और धारा 35 एनडीपीएस के तहत लगाई गई है।
ये धाराओं में जो भी अपराध है गंभीर श्रेणी के अपराध की श्रेणी में आते हैं। और यहाँ तक जहाँ तक प्रश्न है जिनकी जमानत याचिका की सुनवाई का प्रश्न है, तो जनरली इन धाराओं में मजिस्ट्रेट को जमानत देने का पावर नहीं रहता है। तो उसी पावर के तहत मजिस्ट्रेट ने अपना इनका आवेदन खारिज किया था। और यद्यपि सेशन कोर्ट को ये पावर दिए हुए हैं ऐसे मामलों में जमानत दे सकती है, किंतु प्रकरण में जो जांच चल रही है और क्योंकि इतना हाईलाइट मामला है ये, और इसमें ये चक्कर में सीधा सीधा युवाओं से जुड़ा हुआ मामला है और देश के फ्यूचर को लेकर मामला जुड़ा हुआ है, इसलिए ऐसे मामलों में जो सेशन न्यायालय रहती बहुत ही गंभीर रहती है और जनरली ऐसे मामलों में जमानत नहीं देती है। तो वैसे भी तो ये हाई प्रोफाइल मामला है, तो ऐसे मामले में तो अगर जमानत मिलने लगेंगी तो गलत धारणा भी समाज में जाती है कि पैसे वाले लोग हैं तो इनको जल्दी जमानत मिलेगी, इसलिए भी कोर्ट थोड़ा इसमें गंभीर रहती है। बिल्कुल, तो पूरी तरह से दिनेश जी आपने बताया कि कोर्ट इसमें गंभीर है, लेकिन क्या जिस तरीके से लगातार ये जमानत खारिज हुई है, लगातार डेट पर डेट मिली है, ऐसे में क्या अभी लगता है कि और भी हाईकोर्ट जिस तरीके से दरवाजा खटखटाया गया है वहां भी इसको खारिज किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल लग सकता है। ये हाईकोर्ट का डिस्कशन है, हाईकोर्ट में सुनवाई होगी और हाईकोर्ट के सामने जब सारे तथ्य सामने रखे जाएंगे और जब उसमें प्रोसिक्यूशन की तरफ से भी अपनी बातें रखी जाएंगी तो हाईकोर्ट का डिस्कशन, हाईकोर्ट इसमें जमानत दे भी सकती है, जमानत खारिज भी कर सकती है। बिल्कुल, तो हाईकोर्ट का अपना डिसीजन होगा और डिसीजन पर कोई सवाल कहीं उठने का मतलब नहीं है क्योंकि कोर्ट अपने आप में सर्वोच्च है। लेकिन जिस तरह से इन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, इसमें क्षमा का कोई ऑप्शन नजर आ रहा है, माफी का कोई ऑप्शन नजर आ रहा है? कोर्ट अगर चाहे तो अपने विवेक अनुसार इसमें जमानत दे सकता है। देखिए ये बात सही है कि जमानत देना हाई कोर्ट का विवेकाधिकार होता है, पर जहाँ तक है क्षमा का प्रश्न है तो क्षमा का तो कानून में कोई प्रावधान है ही नहीं ऐसा कि सिर्फ कोई व्यक्ति अपनी भूल को स्वीकार कर लेता है, अपने अपराध को स्वीकार कर लिया देता है तो उसको क्षमा कर दिया जाएगा। अब यदि भूल स्वीकार की जाती है तब उसको दंड के प्रश्न में सुना जाता है, तो दंड कम दिया जा सकता है, पर माफ करने का तो प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। बिल्कुल, तो तकलीफ कम नहीं हो सकती और सजा का जो क्षमा का कोई प्राविधान को नहीं है, दिनेश जी आपने बताया। और लगातार जिस तरीके से इस पूरे प्रकरण को अगर हम देखें, ड्रग्स केस को पूरे को देखें, तो इसमें जो एनसीबी ने वहां लगातार ये कहा है कि अगर इसमें जमानत दे दी गई तो ये बाहर भी जा सकता है और यहां से फरार भी हो सकता है, तो इससे कहीं ना कहीं नुकसान होगा। और जो एनसीबी ने तमाम तथ्य वहां रखे हैं उसको लेकर अगर हम कोर्ट में जो कार्रवाई की गई उसकी थोड़ी सी बात कर लें तो हमारे दर्शकों को कोर्ट की कार्रवाई विस्तार से अगर आप बता दें थोड़ी सी तो जानकारी हासिल हो जाए। देखिए कोर्ट में तो प्रक्रिया यही होती है, कोर्ट में दोनों पक्षों को अपना अपना पक्ष रखने का अवसर मिलता है। आवेदक जो रहता है, आवेदक भी अपनी तरफ से अपने तर्क प्रस्तुत करता है और अपनी बेगुनाही साबित करने का पूरे प्रयास करता है। और दूसरी तरफ जो है प्रोसिक्यूशन जो होता है, प्रोसिक्यूशन जो अपने तथ्य रखता है और प्रोसिक्यूशन बताता है कि हमारे द्वारा ये कार्रवाई की गई है और अभी प्रथम दृष्टया इनके खिलाफ गंभीर मामला प्रमाणित हो रहा है। तो इन सब चीजों को ही कोर्ट ध्यान में रखती है और कोर्ट ये भी ध्यान में रखती है कि यदि अगर हम जमानत देते हैं तो ऐसा ना हो कि जांच में प्रभावित हो सकती हो। और जहां तक मेरा अनुमान लग रहा है कि न्यायालय इसीलिए इस मामले में गंभीर है क्योंकि इतने हाई प्रोफाइल लोग इसमें जुड़े हुए हैं, तो न्यायालय का ये मत हो सकता है कहीं ना कहीं यदि ऐसे मामले में जमानत दी जाती है तो निश्चित ही बाद में साक्ष्य प्रभावित हो सकती है। इसलिए भी हो सकता है कि कोर्ट सख्त अपना रवैया अपना रही है। बिल्कुल, तो सख्त रवैया कोर्ट अपना रही हो और कई कारण हो सकते हैं। जिस तरह से हाई प्रोफाइल ये मामला है उसको लेकर भी कोर्ट पूरी तरह से पारदर्शिता से हर एक मामले को देख रहा हो। और लेकिन अगर हम बात करें जिस तरह से कोर्ट ने अब तक इसमें जमानत खारिज की है और इसमें जो है अगर हम बात करें आर्यन खान की, तो उनकी तरफ से क्या पक्ष रखा गया जिसको कोर्ट ने सीधा नकार दिया? नहीं, उनकी तरफ से तो जैसा जानकारी है उनकी तरफ से तो यही पक्ष रखे गए थे कि जो ये है इनसे कोई जब्ती नहीं हुई है और जब तक यदि एनडीपीएस एक्ट में सबसे मैंडेटरी रिक्वायरमेंट जब्ती की होती है, जब यदि इसमें जब्ती कार्रवाई नहीं हुई, इनसे कोई भी मटेरियल जब्त नहीं हुआ है तो इनके खिलाफ प्राइमा फेसी कोई केस नहीं बनता है और इसलिए वो जमानत के अधिकारी हैं। और दूसरी बात यह है कि उसमें उनकी तरफ से और दूसरे भी तर्क रखे गए थे कि इसकी उपस्थिति का कि कैसे उपस्थिति वहां पर हुई है, एक बोनाफाइड प्रेजेंस थी, ये सब ग्राउंड रखे गए हैं। अब न्यायालय का आदेश विस्तृत रूप से मैंने पढ़ा नहीं है तो मैं ये नहीं बता सकता कि न्यायालय ने उसमें और क्या अपना ओपिनियन दिया है,
बट जैसे लग रहा है प्राइमा फेसी कि न्यायालय के संज्ञान में ये है, वो पूरे तथ्य न्यायालय के सामने है, क्योंकि केस डायरी भी न्यायालय के सामने रहती है जब उनके सामने सुनवाई होती है, तो न्यायालय उस चीजों को देखता है कि जो आवेदक है उसके पक्ष की जो दलील है उसमें कितना दम है और कितनी सत्यता है। बिल्कुल, तो सही बात आपने कही कि कितना दम है और उसके आवेदन करने में या वो जो अपनी बात रख रहा है उसमें कितना दम है, वो पूरी चीजें न्यायालय देखता है, उसी के बाद ही निर्णय करता है। दिनेश जी, आप बने रहिए हमारे साथ आशीष शर्मा एक अभिभावक भी जुड़े हुए हैं। अनम्यूट करें पहले आशीष, अपना जो आपका लेपल है उसको अनम्यूट कर लें और उसके बाद ही हमें जवाब दें। हम जानना चाहते हैं कि आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को, जो लगातार नशे में लिप्त युवा होते जा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं समाज को बड़ा आघात पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। आशीष, आशीष अपना माइक अनम्यूट कर लें आप, उसके बाद ही आवाज आ पाएगी। अभी आपकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही है। एक स्टूडेंट भी हमारे साथ मौजूद है, रिनिशा। रिनिशा, आप कैसे देखते हैं जो आज के युवा हैं, आपके साथी हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो अब नशे में लिप्त नजर आते हैं और इससे समाज को बड़ा नुकसान हो रहा है? रिनिशा की आवाज भी हम तक नहीं पहुंच पा रही है फिलहाल, लेकिन लगातार हमारे साथ दिनेश उपाध्याय वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे ही जान लेते हैं ऐसी किस तरह की जो परिस्थितियां आई आर्यन खान के लिए और जिस तरीके से उन्होंने अपना पक्ष कोर्ट में रखा, लेकिन उसके बाद भी लगातार उन्हें निराशा ही हाथ लगी। तो क्या इस जो कानून के तहत उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है और उस पर जो कार्रवाई चल रही है, कोर्ट लगातार सुनवाई कर रहा है, ऐसे में जो अगर हम बात करें दंड की, क्योंकि आपने अभी कहा दिनेश जी, आपने अभी बताया कि जिस तरह से लगातार जो क्षमा का प्राविधान है वो कोर्ट में नहीं है, वो कानून में नहीं है, और ऐसे में अपने विवेक अनुसार ही इस पर कार्रवाई कोर्ट करता है। और अब ऐसे में अगर हम बात कर लें जो मुकदमा पंजीकृत किया गया है, अगर इसमें उनको सजा होती है तो क्या प्राविधान होगा, किस तरह का दंड होगा? देखिए, ये जो धाराएं लगाई गई हैं, इस धाराओं में तो ऐसा कोई बड़ा बहुत चूंकि मात्रा जो पाई गई है वो इतनी ज्यादा मात्रा नहीं है कि अधिकतम 5 साल तक के दंडादेश का प्रावधान है और 10-50,000 तक का जुर्माना इस धाराओं में है। पर मेरे को लगता नहीं है कि अभी इस तरीके की कोई स्थितियां आगे निर्मित होती, क्योंकि अभी तो ये बहुत इनिशियल स्टेज है, अभी तो चार्जशीट की फाइल नहीं हुई है, तो उसके बाद ही निर्भर करता है कि क्या प्रोसिक्यूशन क्या मटेरियल लेके आता है। क्योंकि भारत का कानून ये कहता है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ जब तक कि प्रोसिक्यूशन अपना आरोप प्रमाणित न कर दे तब तक उस व्यक्ति को निर्दोष माना जाता है। तो इसलिए अभी प्राइमा फेसी आर्यन खान को दोषी नहीं कहा जा सकता है कानून की दृष्टि से। बिल्कुल, तो अभी शुरुआती स्टेज है, अभी तो चार्जशीट भी एनसीबी की तरफ से दाखिल होनी है कोर्ट में और पूरा प्राविधान अभी उसका होना है। और देखने की बात यह होगी कि अभी जिस तरह से हाईकोर्ट ये लोग जाएंगे और उसके बाद क्या इनको सफलता मिल पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। चलिए, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया इस चर्चा में। तो फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहे इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहले। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।